हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्र विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके अलावा आप किसी भी टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कर लेते हैं जो मॉर्निंग वाला सेशन था हमारा एजुकेशन स्कीम्स पर, गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन एजुकेशन। देखिए हमारे दो तरीके के करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। पहला है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें डेली के करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। तो 8 से 9 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर मिल जाते हैं। और जो दूसरे लेक्चर्स हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स, जो एजुकेशन बेस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये वाले लेक्चर्स, तो इनका टाइमिंग है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। शाम को 7 से 8 आपको गवर्नमेंट स्कीम्स वाले लेक्चर्स मिलते हैं और मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और साथ साथ इन लेक्चरों के साथ में आपको डेली बेसिस पे MCQ भी दिए जाते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। और इनके आंसर हम पर डे जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो प्रीवियस वाला जो लेक्चर होगा उसके आंसर उसमें कवर कर दिए जाते हैं। तो आज देखते हैं सुबह वाले क्वेश्चन में क्या, वो सुबह वाले लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, तो उनके आंसर कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, व्हाट इज़, आपने हाल ही में समाचारों में देखा होगा, सलास वाई गोमेज क्या है? तो सलास वाई गोमेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ये क्या है, क्या चीज़ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है क्या, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इन्वेसिव स्पीसीज फाउंड इन द ग्रेट लेक रीजन, या फिर ओशियन रीज इन द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री कटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होमवर्क के लिए था। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आबू धाबी, लंदन, पेरिस या नई दिल्ली? बताइए, आबू धाबी में, लंदन में, पेरिस में या नई दिल्ली में, कहाँ पर ये मतलब ये समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी, ठीक है। अब आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली खबर है आपकी यहाँ से नेपाल से। तो नेपाल ने क्या है, अभी होस्ट करा है फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस किस देश ने अभी होस्ट किया है इसको? तो इसको किया है नेपाल ने। पहला ये पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में क्या होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? 7 कलर रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी को। जैसे समाज में सब लोग मिलकर रहें, उसी तरीके से ये कलर आपको क्या मैसेज देते हैं कि ये एक जीवन में जब अलग अलग कलर मिलकर आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, उसी तरीके से जब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल के जब रहते हैं तो वो जीवन को क्या है, खुशहाल बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 20 अप्रैल 2024 को नेपाल ने होस्ट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? जो LGBT कम्युनिटी है वो उनको एक टूरिज्म, सेफ टूरिज्म प्रोवाइड किया जा सके नेपाल के अंदर। इस मंशा को लेते हुए नेपाल ने ये फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है नेपाल के अंदर। ये आपसे पूछी जा सकती है, कब ऑर्गेनाइज करी है? 20 अप्रैल 2024 को नेपाल ने LGBT पर्यटकों के लिए देश को एक सुरक्षित और समावेशी गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य काठमांडू में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया। ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट खबर है आपकी यहाँ से एथिलीन ऑक्साइड से। तो ये जो एथिलीन ऑक्साइड है ये कंटेमिनेशन इन इंडियन स्पाइस ब्रांड्स, ठीक है। तो आपने देखो जनरली ये 2 ब्रांड देखे होंगे, एक तो एवरेस्ट और एक MDH। ये जो दोनों ब्रांड हैं, इनकी क्या है, अभी रिसेंटली में हांगकांग की जो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी है और सिंगापुर की जो फूड एजेंसी है, इन दोनों में मिलकर जो एवरेस्ट के जो मसाले हैं और जो MDH के मसाले हैं, इनकी जांच पड़ताल करी। तो उसमें इन्होंने पाया
एथिलीन ऑक्साइड के कंटेंट पाए गए इसके अंदर। अब ये एथिलीन ऑक्साइड करती क्या है, तो इसको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं इन सेवरल इंडियन स्पीसीज प्रोडक्ट। तो जो इंडियन स्पीसीज प्रोडक्ट है उसके अंदर ये बहुत कार्सिनोजेनिक एलिमेंट इसके अंदर पाया गया है, जिससे क्या होता है कैंसर होने की संभावना रहती है। ये कैंसर ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो आप इससे कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई जो इंडिया के जो प्रोडक्ट है, जो मसाले के प्रोडक्ट है, इनके अंदर ये कार्सिनोजेनिक एलिमेंट पाया जाता है जिसे एथिलीन ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। देखो, हाल ही में हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड सिंगापुर फूड एजेंसी ने रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई भारतीय मसाले उत्पादकों में एथिलीन ऑक्साइड एक ज्ञात कार्सिनोजेनिक का पता लगने के संकेत मिले हैं। और एथिलीन ऑक्साइड को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा समूह एक कार्सिनोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, मतलब क्लासीफाइड कर रखा है कि भाई इसके कंजप्शन करेंगे तो कैंसर हो ही जाएगा, क्योंकि मनुष्य में इसके संपर्क में आने पर कैंसर होने की संभावना होती है। प्रभावित उत्पादों में लोकप्रिय भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के मसालों में विशिष्ट बेच शामिल थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, आपसे आगे एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि इंडिया के कौन से ब्रांड के अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट पाए गए थे, तो एवरेस्ट और MDH मसाले, इनकी रिसर्च जाँच करी थी। किसने करी थी? एक तो हांगकांग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी और सिंगापुर फूड एजेंसी के द्वारा ये जांच की गई थी, रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, तीसरी खबर, भारत बिल पे अनेबल्स SBI NCM कार्ड रिचार्ज। तो SBI NCM जो कार्ड हैं, अगर उनको रिचार्ज करना चाहते हैं तो भारत बिल पे से भी किए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ओन करती है, जो अपनी सब्सिडी कंपनी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, इसने क्या करा है, SBI के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है कि भाई जो SBI के कार्ड हैं, NCMC कार्ड हैं, उनको रिचार्ज करने के लिए अब भारत बिल पे से भी इनको रिचार्ज किया जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है अगर ऐसे आ जाए, हाल ही में SBI ने अभी इनमें से किसके साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है फॉर द बिल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये भारत बिल पे के साथ में किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चौथी खबर है यहाँ से, अमिताभ बच्चन टू बी होनर्ड विथ, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। तो जो वर्ष 2024 के दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड हैं वो किसको दिए जाएंगे, तो वो अमिताभ बच्चन को दिए जाएंगे, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कब दिया जाएगा? 24 अप्रैल 2024 को अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है क्या? तो आपने लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा, जो हमारी सिंगर थी। तो उनका क्या निधन हो गया था 6 फरवरी 2022 को। तो उनकी याद में ये अवार्ड निर्मित किया गया कि भाई जिसने राष्ट्र के लिए कुछ और समाज के लिए कुछ अग्रणी कार्य क्या हो, कोई उन्नत कार्य क्या हो, तो उसको ये सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। तो थोड़ा सा ध्यान रखता है। तो इसको इस अवार्ड से जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया जा रहा है? वर्ष 2024 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जा रहा है। कब सम्मानित किया जाएगा? 24 अप्रैल 2024 को सम्मानित किया जाएगा। अब आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट खबर है हबल टेंशन। देखो हबल टेंशन का मतलब क्या? टेंशन का मतलब ये नहीं है कि जो आपको और मुझको टेंशन है जीवन में, ठीक है, आपको जो हमको टेंशन है वो वाली टेंशन की बात नहीं कर रहा, ये टेंशन की बात कर रहा है तनाव, खिंचाव। ठीक है, तो टेंशन का मतलब है जब आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक खींच के ले जाते हैं, उसे भी टेंशन बोला जाता है। अब यहाँ पे हबल टेंशन लिखा हुआ है, तो ये हबल टेंशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपने सुना होगा, ये हमारी मिल्की वे मान लीजिए, ये कोई और मिल्की वे, ये कोई और मिल्की वे, ये और ये मिल्की वे हैं जो आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए। तो ये एक मिल्की वे से लेकर दूसरी मिल्की वे के बीच में क्या होता है, दूरी कंटिन्यू क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बढ़ रहा है ना। तो ये जो बढ़ना है, तो इसको नापने के लिए जो मेजरमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ही हबल टेंशन कहा जाता है। तो आज इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जर्मन के और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार दर की माप में विसंगति के लिए एक मौलिक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया, जिसे हबल तनाव के रूप में जाना जाता है। हबल स्थिरांक जिसे मेजर किस में किया जाएगा, HO के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई हबल टेंशन नहीं है तो उसे HO लिख देंगे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान में एक मौलिक पैरामीटर है जो ब्रह्मांड की वर्तमान विस्तार दर का वर्णन करता है। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन, एडविड हबल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले किसी आकाशगंगा की दूरी और उसके स्पष्ट वेग के बीच संबंध दिखाया था। अब वेग क्या होता है, देखो
जनरली क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरी तरफ, ठीक है, तो उस स्पीड के साथ में जब आप डायरेक्शन बताएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। हबल स्थिरांक को किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसे किलोमीटर सेकंड MPC की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो उस गति को दर्शाता है उस पर आकाशगंगा एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से क्या है, दूर जाती है। तो सिंपल सी बात है कि एक आकाशगंगा मतलब एक मिल्की वे दूसरी मिल्की वे से जब दूर जा रही है तो उसको मेज़र करने के लिए हबल टेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मेजरमेंट की यूनिट्स दी हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, यहाँ पर आपने इनकी फ़ोटो देखिए, ये इंग्लैंड की महिला प्लेयर हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जब भी महिलाओं से रिलेटेड कोई भी खबर हो तो वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं जिनका नाम है नेट साइवर ब्रंट, ठीक है, नेट साइवर ब्रंट इनका पूरा नाम है, ये नाम याद करें, 4-5 बार बोलें तब याद रहेगा, नेट साइवर ब्रंट। तो 2024 में इनको क्या है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये जो विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड है, ये क्या है, पुरुषों को ही सम्मानित किया जाता है। ये दुनिया की पहली ऐसी इंग्लिश वुमेन बनी है जिसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने क्या है, वर्ष 2023 में काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व योगदान दिया, काफ़ी ज़्यादा उन्नत प्रदर्शन किया क्रिकेट के क्षेत्र में, तो इसीलिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू बी होनर्ड एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड। तो ये नट सेवियर नाम याद रखना है, नट साइवर ब्रंट को 2024 का कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड के रूप में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, नेक्स्ट खबर तो क्या है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, तो इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज इज़ एन इनिशिएटिव अंडर विच स्कीम, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनिमय किस योजना के तहत एक पहल है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, या राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज इज़ एन इनिशिएटिव अंडर विच स्कीम, तो इनमें से कौन सी स्कीम से इसका संबंध है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5T स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। तो विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब जो 5T है या 5T की बात कर रहा है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल वाले एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, KVS NVS हमारे से ना, तो यहाँ तो पूछे जा सकते हैं, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई स्टेट के एग्जाम है टीचर से रिलेटेड, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5T किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है कि स्कूलों को क्या होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से उन्नत किया जाएगा। तो ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे डिजिटल क्लासरूम डेवलप करना, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करना, डिजिटल लैब बनाना। तो इस तरीके से क्या है, स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है डिजिटली। तो ये प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ सारे ही स्टेट के नाम है, तो यूनियन टेरिटरी भी काट सकते हैं। बताइए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या तेलंगाना। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देख सकते हैं अगर आप किसी टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट देखिए, ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8118881610, ठीक है। तो ये इस नंबर पर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और तो बस आप लोग अच्छे से आंसर देते रहिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। और देखिए, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए कि उनकी तैयारी का लेवल आप लोगों से और ज़्यादा आगे जाएगा, ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो देखो, अब खुद से एनालिसिस कीजिए। मैंने कल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, बताओ कितने लोग रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आप में से ये लग रहा है कि हाँ मुझे कल वाला क्वेश्चन याद है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जिसने भी आंसर दिए हैं उसको ये पता होगा कि मैंने ये आंसर दिए थे, तो उसको वो क्वेश्चन भी रिकॉल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अनकॉन्शियस माइंड में जो एक्ट हम करते हैं वो चीज़ हम लंबे समय तक याद रखते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे ही,
टीचर्स में, ठीक है, टीचर्स के सिलेबस में है ये कि नहीं पढ़ा है, बताओ आपने ये चीज़ कि आप जो रिटेनिंग पावर होती है कि कितने समय तक चलती है, कितना किस रेशियो के अंदर आप इसे याद रखते हैं और किस रेशियो के अंदर आप उसे भूलते चले जाते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में बताएं कि भैया देखो, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो कितने समय तक कितने प्रतिशत याद रहती है, 80% याद रहती है, या फिर उसको भूलने का जो चार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ मुझे लिख के बताएं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है, और जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो रिकॉल कर लें, क्योंकि देखो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।